प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। युवाओं में खेल महोत्सव को लेकर दिख रहा उत्साह। गुमला में उद्यमी प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं का होगा सम्मान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री ने धनवार स्वास्थ्य उपकेंद्र और परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा के पुनर्निर्माण का किया निरीक्षण। आज गिरिडीह में विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। और राज्य में अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 डिग्री तक की होगी बढ़ोतरी। खिलेगी धूप, ठंड से मिलेगी राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का उद्घाटन करेंगे। खेल महाकुंभ के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का आयोजन किया जाएगा। इनके अलावा निबंध लेखन, पेंटिंग, रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। आयोजन आज से 28 जनवरी के दौरान किया जाएगा। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो कि जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच देगी। साथ ही साथ युवाओं में अनुशासन, टीम वर्क, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का भी ये प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। कर्नाटक में प्रधानमंत्री यादगिरी और कलबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री मुंबई में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और आधारशिला भी रखेंगे। मुंबई वासियों के लिए एक नई सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुंबई दौरे में जो है मेट्रो 7 और मेट्रो 2A जो लाइंस है मुंबई मेट्रो की उसका जो है लोकार्पण करेंगे। तकरीबन अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण लाइन होगी। इसी मेट्रो के जरिए अगर देखा जाए तो ये पश्चिमी उपनगरीय प्रदेश है मुंबई का, और जहां पर हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा जो है दिक्कतें होती है। लेकिन इसके बाद अब देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर मेट्रो लाइन शुरू होती है, तकरीबन 35 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहां पर मेट्रो लाइन शुरू होगी। और यहाँ पर जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास ये मेट्रो लाइन है। किस प्रकार से होगी हम देख रहे हैं इस वक्त जो कि स्टेशन पर है। इस मेट्रो का जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। खासतौर पर जैसे मैंने कहा आपको कि जो पश्चिमी उपनगर है खासतौर पर उसके लिए जो ये पूरी लाइन बनाई गई है, और इसीलिए मेट्रो 2 की बात करें 2A और 7 की तो ये खास होगा। हालांकि किस प्रकार से मेट्रो का रूप यहाँ पे देखा गया, आप देखो सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे की गई है, मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पे लगाई गई है, साथ ही साथ LED पैनल बिठाए गए हैं। और LED पैनल्स पे जो स्टेशंस है ये स्टेशंस यहाँ पर बताए गए क्योंकि जो यात्रीगण यहाँ पे प्रवास करेंगे हालांकि उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से डोर ओपनिंग है, डोर क्लोजिंग है, ये यहाँ पर की गई है। महिलाओं के लिए एक खास कोच यहाँ पर जो है रिजर्व रखा गया। और साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो अगर बात करें कितना महत्वपूर्ण यह मेट्रो लाइन है तो खास तौर पर अगर बात करें तो जो पश्चिमी उपनगर है मुंबई का काफी व्यस्ततम उपनगर है। और ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे एक तरफ जहां पर अगर बात करें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी भीड़ होती है। और ऐसे में जब ये मेट्रो लाइन ओपन होगी तो इसका सीधा असर मुंबई वासियों को होगा, क्योंकि इस रूट से अगर देखा जाए तो ट्रैवल करना काफी आसान होगा। पहली बात जिस प्रकार से हम पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसे में इस वक्त मुंबई वासियों के पास लाइफलाइन तो जरूर है, लेकिन लाइफलाइन के साथ रोड के जरिए प्रवास कर सकते हैं। लेकिन अब जब मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी तो मेट्रो के जरिए भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लोग जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। कैमरन कपिल के साथ शिव शेलार, DD न्यूज, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को देश के विकास के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए।
रखा, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने इस फैसले की घोषणा की और कहा कि नड्डा के नेतृत्व में पार्टी का संगठन हर स्तर पर मजबूत हुआ। नड्डा ने जनवरी 2020 में भाजपा अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज गुमला में ग्रामीण उद्यमी योजना के तहत सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। आदिवासी समुदायों के समावेशी और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमी योजना शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत भारत के युवाओं को बहु कौशल संपन्न और आजीविका सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदायों की भागीदारी पर जोर दिया है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके भौगोलिक क्षेत्रों में उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण के तहत कल देर रात गिरिडीह पहुंचे। मुख्यमंत्री आज गिरिडीह स्थित नगर भवन में कोडरमा और गिरिडीह जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री कई अस्पतालों और स्कूलों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा झंडा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे आज शाम रांची लौट आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल गिरिडीह के धनवार डोरंडा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपकेंद्र में मरीजों से बातचीत करने के साथ इलाज से संबंधित जानकारी ली। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में जन्मे नवजात को गिफ्ट एवं उनकी माता को कंबल भी भेंट किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी दीदियों से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, डॉक्टर सरफराज अहमद, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं से मुलाकात की। रूटीन है लाइब्रेरी जाते हैं, लाइक 2 डेज हम लोग जाते हैं, रोटेशन होते रहता है नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने रीजनल कमेटी के सदस्य और 15 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के विरोध में 22 जनवरी को 24 घंटे के लिए झारखंड बंद का ऐलान किया है। झारखंड रीजनल कमेटी के प्रवक्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 13 जनवरी को पुलिस ने डुमरी के लुसियो गांव से कृष्णा हांसदा और रेणुका मुर्मू को देवघर के चपरिया गांव से गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पार्टी की गोपनीयता खुलवाने के लिए पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है।
और भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज से केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों टिप्स का उद्देश्य 3 दिन की बैठक के दौरान व्यापार संबंधी पहलुओं से कोविड महामारी का मुकाबला करने के लिए टिप्स में प्रौद्योगिकियों के प्रस्ताव पर छूट देने के लिए आम सहमति विकसित करना है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य संबंधी आपात परिस्थितियों की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया, दवाओं के क्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करने और सार्वभौम स्वास्थ्य सुरक्षा में सहायता के लिए डिजिटल हेल्थ और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने जिले के कटगमदाग में भूमाफियाओं द्वारा फर्जी नोटिस जारी कर जमीन हड़पने के मामले का उद्भेदन किया है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी के साथ विशेष बैठक बुलाकर अवैध नोटिस जारी कर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोयला मंत्रालय ने 3 कोयला खदानों के लिए आवंटन आदेश जारी किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सचिव से आवंटन आदेश प्राप्त हुए। इसके साथ ही वाणिज्यिक खनन के तहत सालाना 8.9 करोड़ टन की अधिकतम क्षमता वाली 48 कोयला खदानों को अब तक आवंटन आदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के हॉस्टल से एक विद्यार्थी का शव रस्सी के सहारे पंखे से लटकता मिला है। उसके दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। इधर छात्र के पिता ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोडरमा के डोमचांच में पत्थर खदान में डूबे युवक का शव घटना के 8वें दिन बरामद किया गया। खदान से पानी निकालने की कवायद के बाद शव को पानी में तैरता पाया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के मेन रोड स्थित चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में अग्निशमन विभाग की 3 दमकल गाड़ी पहुंचकर आग बुझाने में सफलता हासिल की। ईडी ने अलकतरा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मेसर्स कौशल्या निर्माण प्राइवेट लिमिटेड और कौशल्या टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड के करीब 90 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। इससे पहले ईडी ने 22 दिसंबर 2022 को कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यालय और इसके निदेशकों से जुड़े 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। दुमका जिले के टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 युवकों के अपहरण मामले में अपहरणकर्ता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 500 रुपए और 200 रुपए का जाली नोट और मोबाइल फोन बरामद किया गया है।
रांची के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने विद्युत आपूर्ति विभाग और विभिन्न निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में जितने भी अंडरग्राउंड केबलिंग की वजह से गड्ढे किए गए हैं उसे जल्द से जल्द भरा जाए। एचईसी को बचाने के लिए एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि विनय जायसवाल के नेतृत्व में सांसद संजय सेठ के आवास पर मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एचईसी की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान एक कार से 10 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए तस्करों में नौशाद खान, रतीश कुमार और जय कुमार सिंह शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे खबर खेल के मैदान से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज 1:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतकर भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और अब टीम इसी बुलंदी पर अपनी अगली सीरीज जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ है उतरने के लिए तैयार है। केएल राहुल और अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में कुछ बदलाव वनडे सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। वैसे पिछली सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा हो या विराट कोहली या फिर टीम का मध्यक्रम, सभी ने अपने बल्ले से बहुत प्रभावित किया। वहीं गेंदबाजी में उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की बात करें तो बल्लेबाजी में फिल एलन, डेवन कॉनवे और टॉम लैथम टीम की ताकत हैं। माइकल ब्रेसवेल इस समय शानदार लय में हैं और गेंद और बल्ले से लगातार कमाल कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 113 वनडे मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत ने 55 जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है और 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन पिछले 10 एक दिवसीय मुकाबलों की बात करें तो यहाँ टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जहाँ टीम को सिर्फ 1 जीत मिली है। वहीं 6 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर विश्व कप से पहले भारतीय टीम की तैयारी को देखते हुए एक और बेहतरीन सीरीज सामने है, जहां दोनों ही टीमों के लिए अपने खिलाड़ियों को परखने का शानदार मौका है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास अपने सफर पर है और यह किस दिशा में जा रही है, इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता ने। एमवी गंगा विलास पटना से अब सिमरिया की ओर बढ़ रहा है और किस तरीके से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यहां पर काम कर रहा है कि सुरक्षित यात्रा को लेकर के। हमारे साथ इस समय सर्वे इंचार्ज हैं आरसी पांडे जी, उनसे पूछते हैं। सर, अभी ये जो यात्रा है चल रही है ये अभी कहाँ आज पड़ाव करने वाली है और फिर कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? अभी आज का हमारा पड़ाव बाढ़ होगा। जो है बाढ़ हम लोग रुकेंगे 893 चैनल है, 955 से चले हैं तो गंगा विलास जा रहा है। इसके लिए हम अभी जो है 2 टग और एक हमारा सर्वे जहाज चल रहा है और ये गंगा क्रूज को कितना सेफ्टी से कैसे निकालें, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। पानी कहाँ कैसे है क्या है हम तो अपना सिस्टम से देखते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि सेफ्टी से उस क्रूज को पहुँचाया जाए। फिर आगे ये बढ़ेगा डिब्रूगढ़ जो कि 52 या 54 डेज का इसकी यात्रा है। तो ये पानी का भी कितने लेवल पे चल रहा होगा और यहाँ पे जो जलीय जीव होते हैं जैसे कहते हैं कि उनको भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर भी ध्यान दिया जाता होगा। तो ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये यात्रा जो चल रही है इनमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल, पूरा इसको मेंटेन किया जाता है और खास करके जैसे डॉल्फिन होती हैं, जैसे हमारा जहाज चल रहा है ना, तो इसकी आवाज़ से वो लोग डीप वाटर में चले जाते हैं। जैसे इस समय हम चल रहे हैं यहाँ 4 से 5 मीटर पानी है। हमारा जो क्रूज चल रहा है मेरे को जो है केवल 1.5 मीटर की आवश्यकता है। हमने देखा कि जो यहाँ के जो लोकल फूड्स हैं या फिर जो फल हैं या फिर और जो जरूरी सामान है वो आपकी सहायता से आप लोग डॉक तक पहुँचा रहे हैं वहाँ। उसके बाद फिर उन लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उस प्रकार की चीज़ें भी देखी जाए। कार्गो का भी हमारा चल रहा है। अभी जैसे RN टैगोर जो है एक इस समय जो है कंटेनर लेकर के आज बनारस से सेल करके इधर आ रहा है कलकत्ता के लिए। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पब्लिक को जितना सहूलियत हो उतना हम लोग दें। जो जलीय मार्ग है इसमें जिस प्रकार से यात्रा इस प्रकार से हो रही है, आपको लगता है इससे टूरिज्म बढ़ेगा और लोग भी इसमें आएंगे? अब ये जो है जैसे फर्स्ट एक बार ये चल जाएगा तभी तो विदेशी सैलानी आ रहे हैं। कुछ हम लोग का प्लानिंग और चले, जैसे कि उसमें जो हमारे इंडियन है वो भी चलेंगे। ये भी
यात्रा जल्दी प्रारंभ होगी। ये थे आरसी पांडे जी, जो कि यहाँ पे सर्वे इंचार्ज है। उनका कहना है कि साइंटिफिक तरीके से इसका पूरे तरीके से पहले निरीक्षण किया गया है, उसके बाद यात्रा शुरू हुई है और इसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो यात्रियों को, उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अब बात परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। इसे लेकर विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षक अरुण गर्ग कहते हैं कि विद्यार्थी परीक्षा का खौफ अपने ऊपर न आने दें। कितना ही प्रेशर आप लोगों के माइंड में चल रहा है एग्जाम्स को लेके, तो सबसे बड़ी बात ये ज्यादा इसको सोचना नहीं है, पहली बात मगर मैं आपको बताऊं। दूसरी, आता आपको सब कुछ है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि जब सब कुछ आता होता है तो हमें यह डर होता है कि यार इसको हम क्या करें, तो आपने इसको सिस्टमाइज मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करना है वो छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। क्या करो, आइदर आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हर बोर्ड के एग्जाम के हर सब्जेक्ट का एक इवेल्युएशन क्राइटेरिया होता है कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक्स में कितने मार्क्स का एग्जाम आएगा। तो उसको आप डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी करो, उसके बाद चेक करो कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, उस पर ज्यादा फोकस्ड करो और फिर धीरे धीरे उसको सिस्टमाइज करो। ये सिंपल सी बात आपने करनी और कुछ नहीं करना। परीक्षा पे चर्चा को लेकर झारखंड में भी विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिख रहा है। 27 जनवरी के प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके मन की दुविधा का रास्ता प्रधानमंत्री दिखाएंगे। ये एग्जाम का सीजन चल रहा है और बच्चे थोड़े तनाव में हैं एग्जाम को लेकर, और इसी एग्जाम का जो फीवर है, तनाव है, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा लेकर आ रहे हैं। आज हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, कभी हम भी बैठते थे क्लास में और उसके बाद इसी तनाव के दौर से गुजरते भी थे। आज के बच्चे किस तरीके से इस तनाव को झेल रहे हैं और कैसे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्कूल में जो काउंसलिंग होती है उससे ये बच्चे अपने आप को बूस्टअप कर रहे हैं और इस तरह के जो एग्जाम फोबिया एक तरीके से बन गया है उसको खत्म कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की जो ये परीक्षा पे चर्चा है वो किस तरीके से इनको मदद करता है। क्या एग्जाम का कोई डर? हाँ सर, प्रेशर है। हाँ। लेकिन पढ़ाई की अच्छे से तो उतना प्रेशर नहीं बन रहा। इजी, मतलब कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसे ही पेपर दे देंगे। यस सर। तो कॉन्फिडेंट है, बच्चे ने पढ़ाई की है और कॉन्फिडेंट है, और जब उनकी काउंसलिंग होती है तो इसी तरह का जो डर होता है उसे खत्म करने की कोशिश होती है। प्रधानमंत्री 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा करेंगे, कितना एक्साइटेड है आप लोग? सर, ये फीलिंग एक एक्साइटमेंट एंड ब्लेंड का है, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है उसमें नर्वसनेस भी है, साथ साथ एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोग 10th में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। सो दिस इज़ द चांस व्हेन वी विल प्रूव आवरसेल्फ। तो ये एक अच्छा सिचुएशन है, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। और कोरोना की वजह से ये बच्चे 10th बोर्ड नहीं दे पाए, तो कैसे आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए? ज़रूर, थोड़ा तो तैयार है और थोड़ा सा लगता है जैसे प्रिपरेशन और करना चाहिए। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, टीचर्स हमेशा से मटेरियल्स दिए हैं एंड क्लास में काफ़ी अच्छा क्लासरूम टीचिंग हुआ है। एंड बेसिकली जैसा आप बोले वह परीक्षा पे चर्चा, तो वहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर वो सबका, मतलब जितने भी बच्चे उनसे क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि वो हमारे ही एज ग्रुप के सारे बच्चे हैं, तो उनका क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन काफ़ी मैच करता है। उनको सुन के काफ़ी अच्छा भी लगेगा कि वी आर गेटिंग द आंसर्स टू आवर क्वेश्चन। तो थोड़ा एक्साइटमेंट है, थोड़ा सा प्रेशर है, मिक्स। तो बच्चों के मन में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिजीविषा होती है किसी भी चीज़ के बारे में, अपने जो उनके क्वेश्चंस हैं वो उनके जवाब शायद उनके परिवार से नहीं मिल पाते हैं, टीचर से नहीं मिल पाते हैं। कुछ बच्चों ने ऐसे सवाल भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और यहाँ से भी, इस स्कूल से भी, जेवीएम श्यामली से भी हजारों जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन बाकायदा परीक्षा पे चर्चा के लिए किया है। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग सुनने के लिए? सर, एक्साइटेड तो बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले और उनको देखकर हम लोग समझ पाएंगे कि हमें क्या आगे और अच्छे, हम जो कर रहे हैं तैयारी वो और अच्छे से कैसे करें। रिवीजन तो कर ही रहे हैं, अब बस चाहते हैं कि अच्छे से जाए हमारा बोर्ड्स। कितने एक्साइटेड? सर, एक्साइटेड बहुत है। बस चाहते हैं कि जैसे
सोच के रखा है कि हाँ ऐसे प्लान है, उसको एग्जीक्यूट करना है वैसे प्रॉपर। और हमने 10th में बोर्ड्स दिया नहीं है, तो वो हमारा ये पहला एक्सपीरियंस रहेगा बोर्ड्स के साथ, वो भी क्लास 12th में, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट ईयर भी माना जाता है। तो बस थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है टीचर से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स भी बहुत सब मोटिवेट करते हैं, तो बस उससे निकल जा रहा है। तो बच्चों के मन में देख सकते हैं कि एक बार एग्जाम देने को लेकर खुशी भी है, प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर भी खुशी है, और जो एक कह सकते हैं तनाव की स्थिति पहले ज्यादा होती थी, वो तनाव भी लगता है बच्चों में कम है। कोई तनाव नहीं है ना परीक्षा का? नहीं सर, तनाव तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ लेकिन थोड़ा प्रेशर है। हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो हमें थोड़ा सा प्रेशर है, बट हम कॉन्फिडेंट भी बहुत है क्योंकि हमने पढ़ा भी है। तो लगता है कि आपके मन में जो परीक्षा को लेकर एक क्वेरी है वो प्रधानमंत्री दूर करेंगे? हाँ, वो तो कॉन्फिडेंट है ही कि जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स मिलेंगे ही हमें, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो तो सब पे ध्यान देंगे ही। और हाँ, प्रेशराइज्ड है थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट टाइम भी है और ये टर्निंग पॉइंट होता है क्लास 12th, क्योंकि इसके बाद ही करियर का जो होना है। तो हाँ, प्रेशराइज्ड है, पर हाँ कॉन्फिडेंट भी है क्योंकि पढ़ाई की है। तो बच्चे पढ़ाई की है उसको लेकर कॉन्फिडेंट है, और प्रधानमंत्री को सब एक तरीके से अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। जो बोलेंगे इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर। यस, प्रधानमंत्री को रोल मॉडल कौन नहीं मानता, तो फिर उनसे इंस्पायर होंगे और फिर नर्वसनेस जो बाकी है वो थोड़ा दूर होगा, खत्म होगा। कोई नर्वसनेस है? हाँ सर, थोड़ा सा तो है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो पर प्रिपरेशन है इतना कि मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि अच्छा ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंट है सारे बच्चे कि अच्छा एग्जाम जाएगा क्या? यस सर, वी आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट? यस सर। कोई डर नहीं है एग्जाम को लेकर? No sir, little bit. Sometimes it comes when we are forgetting the things and we are becoming panic. What we will do in the paper. That only I was revising. So if I will revise and regularly, then we can do well. If I am confident that I can do well. तो परीक्षा पे चर्चा लगातार लोगों के मन में भी उत्सुकता है, आपको सुनने को लेकर है उत्सुकता? यस सर, हैज डेफिनेटली यस सर। यस सर, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है? यस सर। सर कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। सर कुछ बताएंगे, वो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए। अच्छा रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो उत्सुक हैं सुनने को लेकर। ऐसे बहुत उत्सुक है, क्योंकि प्रधानमंत्री हम लोग के जो क्वेश्चंस हैं, हम लोग के नहीं, हजारों स्टूडेंट के, लाखों स्टूडेंट जो क्वेश्चन वो एड्रेस करेंगे, समझाएंगे, जो हम लोग अपने मम्मी पापा या फिर टीचर से जो नहीं कर पाते, एंड उनके ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस से हम लोग काफ़ी आगे बढ़े। क्या है आपको उत्सुकता? Yes, I am extremely excited and confident about it. ऐसे शुरुआत तो करियर की 10th होती है, बट हम लोग का हुआ नहीं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और अपॉर्चुनिटी है एक खुद को प्रूव करने का, और इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो ये एक नई शुरुआत है इन बच्चों के कैरियर में, और जो नई शुरुआत होने जा रही है उसमें जो एग्जाम का एक डर होता है, वो डर इनको स्कूल्स में तो खत्म करने की कोशिश की गई है, पेरेंट्स उसमें अपनी रोल अदा कर ही रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 27 तारीख को इन बच्चों से रूबरू होंगे और इन बच्चों से जब संवाद करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप जब इनको सुन रहे थे तो लगता है कि कितने ये मोटिवेटेड है और सुनने को लेकर कितने ये जागरूक भी हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनके जो मन के सवाल है, जो वो दूसरे से उनके जवाब उनको नहीं मिले, वो जवाब प्रधानमंत्री से मिलेगा। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो बच्चे जो हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साहित हैं। और बात करेंगे मौसम की। राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी धुंध और आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम साफ होगा और तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का करेंगे उद्घाटन। युवाओं में खेल महोत्सव को लेकर दिख रहा उत्साह। गुमला में उद्यमी प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं का होगा सम्मान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री ने धनवाड़ स्वास्थ्य उपकेंद्र और परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा के पुनर्निर्माण का किया निरीक्षण। आज गिरिडीह में विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा।
और राज्य में अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 डिग्री तक की होगी बढ़ोतरी, खिलेगी धूप, ठंड से मिलेगी राहत।